नेक्स्ट है जी, ये भी अमेंडमेंट है और स्टार मार्क करेंगे। इसको आगे जाकर क्लैरिटी मिलेगी, बट अभी मैं आपको सिर्फ ओवरऑल समझा रहा हूं। इन्होंने 3 चीजें पकड़ ली, आरपीएफ दैट इज द रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, एनपीएस दैट इज द एटीसीसीडी, एरो डाल लीजिए, दैट इज नेशनल पेंशन स्कीम, और अप्रूव्ड सुपर एनुवेशन फंड, अप्रूव्ड सुपर एनुवेशन फंड। वंडरफुल अमेंडमेंट है जी, वंडरफुल अमेंडमेंट, ठीक है। और इस तरह की अमेंडमेंट्स ही ये बात बताती है कि जो बीजेपी की सरकार है वो सूट बूट की सरकार नहीं है, ठीक है। बड़े लोग ये एलिगेशन लगाते हैं कि जो बीजेपी की सरकार है ये अंबानी, अडानी और इन सब की सरकार है, कि ये लोग इनके ऊपर लगाते हैं। मैंने आपको पहले सरचार्ज भी पढ़ाया, 5 करोड़ से ऊपर वाला 37% का सरचार्ज, विच इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द अल्ट्रा रिच पीपल, ठीक है। तो ये बात समझ में आती है, दे आर नॉट इन द पावर, ठीक है। गवर्नमेंट उन्हीं को सबसे ज्यादा टैक्स उन्हीं से ले रही है। तो अगर वो बैठे लॉ बना रहे होते इनडायरेक्टली, तो इस तरह के लॉस कभी ना आने पाते, ठीक है। और ये भी जो मैं अब आपको पॉइंट बताने जा रहा हूं, इसके अंदर क्या रहता था सुन लीजिए। देयर आर 2 थिंग्स, एक होता है एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन, एक होता है एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। मेनी अ टाइम्स क्या होता है, जिसमें मैं क्या कहता हूं कि अगर मैं अपनी सैलरी में से, मेरी सैलरी है लेटर से 1 लाख रुपए, जिसमें से मैं कहता हूं कि मैं 10,000 रुपए प्रोविडेंट फंड में डालूंगा, तो एम्प्लॉयर कहता है कि अगर आप 10,000 डालोगे तो 10,000 मैं भी डालूंगा। तो मैं कहा फिर तो मेरी सैलरी 1,10,000 हो गई। 1 लाख आपने मेरे को दी, उसमें से 10,000 रुपए मैंने प्रोविडेंट फंड में डाल दिए अपने नाम से, एम्प्लॉयर ने भी मेरे नाम से 10,000 रुपए उसमें जमा करवा दिए, ठीक है। इसके अंदर मेरे ऊपर तो कैपिंग थी, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन थी, बट एम्प्लॉयर के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। एम्प्लॉयर को मैंने कहा कि सर आप ये जो 1 लाख रुपया मेरे को देते हो, इसमें से 50,000 रुपए आप उसमें से डाल दो, इसी में से 50,000 आप मेरे को डाल दो। वो कहता आपका 50,000 में से घर चल जाएगा? तो मैं कहा सर मैं अल्ट्रा रिच पर्सन हूं, मेरे पास तो 400 और भी है, ठीक है, मेरे पास तो बड़ी अच्छी सेविंग्स हैं, मैं तो अपना घर खर्च निकाल लूंगा। या फिर मेरा पैकेज है ही 1 करोड़ का, अब मैं पूरा 1 करोड़ थोड़ी ना खर्च कर दूंगा, ठीक है, मेरा 5-10 लाख में अपना घर खर्च निकल जाता है, ठीक है। मैंने कहा आप मेरा 90 लाख रुपया पर मंथ उसके अंदर डाल दिया करो, ठीक है। और जितना कॉन्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर कर देता था इन 3 फंड्स के अंदर, वो हो जाता था टैक्स फ्री। फिर से बोल रहा हूं, जितना एम्प्लॉयर कर देता था। और देयर हैज कम टू द केसेस जहां पर एम्प्लॉयर सारा का सारा पैसा, मैंने उसे क्या बोला कि सर मेरी पूरी सैलरी आप उसके अंदर डाल दो, ठीक है, मेरे को चाहिए ही नहीं, ठीक है। मेरे पास पुरानी सेविंग्स हैं, या आईओएस है, या एफडी इनकम है, या पीजीबीपी की इनकम है, या रेंटल इनकम है, मेरे को मेरी सैलरी चाहिए नहीं, मेरी पूरी सैलरी आप उसके अंदर डाल दो। और पैकेज कितना? 40 लाख, पैकेज कितना? 4 करोड़ रुपया, और फुली एग्जाम्प्ट, ठीक है। सरकार ने कहा कि देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन इन 3 फंड्स के अंदर, 7.5 लाख रुपया अगर आपका एम्प्लॉयर आपके बिहाफ पे डाल रहा है, कोई टैक्स नहीं। 7.5 लाख से ज्यादा डाल दिया टैक्स, कैपिंग कर दी। अर्लियर देयर वाज नो कैपिंग, लूप होल था जी बहुत बड़ा, ठीक है। जिनको अपनी सैलरी नहीं चाहिए होती थी, जिनका सैलरी के बिना भी बड़ा अच्छा गुजारा चल रहा था, वो अपनी सैलरी का बहुत मेजर चंक इसके अंदर डलवाते थे, ठीक है। बट अब ऐसा नहीं होगा जी। अब उन्होंने क्या कहा, फिर से पढ़ रहा हूं आपके लिए, द अमाउंट और द एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट ऑफ एनी कॉन्ट्रीब्यूशन मेड टू द अकाउंट ऑफ द असेसी बाय द एम्प्लॉयर in its recognized provident fund, NPS that is the ATCCD, ठीक है, NPS that is the national pension scheme में, या सुपर एनुवेशन फंड में अगर उसने 7.5 लाख रुपए से ज्यादा डाल दिए, तो जितने ज्यादा डाले वो एक पर्क मान के आपके हाथ में टैक्स लगा दिए जाएंगे। ये सारे पैसे तो उसको रिटायरमेंट के टाइम पे मिलेंगे। यस, और तब भी एग्जाम्प्ट होते, ठीक है। और इस पे ब्याज भी कितना मिलता था, आज की डेट में भी बता रहा हूं 12% का ब्याज है। एफडी पे कितना है? 6%, ठीक है। इतना भर भर के बेनिफिट था, ठीक है। और ये सिर्फ रिच पर्सन जिसको अपनी सैलरी की कोई जरूरत नहीं होती थी, ठीक है, वो ऐसे करते थे। सुनिएगा जी, पॉइंट नंबर 8 को एक बार समझ लीजिए। एम्प्लॉयर ने डाले जी 17,50,000 इन 3 फंड्स में, कुल जमा एम्प्लॉयर ने कितना कंट्रीब्यूट कर दिया? 17,50,000। हमने कहा सर बाइफर्केशन,
इसमें से 7,50,000 रुपए तो एग्जम्प्ट है, उसको तो हम कुछ नहीं कहते। बट अब क्योंकि अमेंडमेंट हो गई और इसी साल पहले 2021, ठीक है, जो हमारा साल है, प्रीवियस ईयर 2021 और असेसमेंट ईयर 21-22 जो हमारा है, उसमें 10 लाख रुपए पर्क है, 10 लाख रुपए पर्क है, ये टैक्सेबल है। ये बात समझ में? हमने कहा सर हमें 12% इंटरेस्ट मिल गया दोनों पे, ऑब्वियसली दोनों पे मिलेगा, फंड वालों को क्या पता। तो वो कहता है कि जी ये 12% भी माफ है, बट ये 12% आपके हाथ में टैक्सेबल है, जो क्योंकि ये टैक्सेबल है तो इसका इंटरेस्ट भी टैक्सेबल होना चाहिए। जितना भी कॉम्पोनेंट 7.5 लाख के ऊपर है उसके ऊपर जो एनुअल इंक्रीमेंट है, इंक्रीमेंट मतलब जो मैंने नहीं डाले पैसे, जो ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट हो गया, दैट इज द इंटरेस्ट इनकम जो है वो भी टैक्सेबल है। ठीक है, तो अभी भी इसने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, 10 लाख के ऊपर एक बार ही टैक्स दे भी देंगे, उसका ब्याज तो माफ होना शुरू हो, ठीक है, अब डाल दिया करो, ठीक है। तो वो कहते हैं कि नहीं, उसका ब्याज पे भी टैक्स लगाएंगे। अब जब पकड़ा तो फिर गवर्नमेंट ने अच्छे से पकड़ा जी। अब पढ़ लेते हैं, कहता है अगर उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट, डिविडेंड एटसेट्रा आपको मिला है ऑन टैक्सेबल कॉन्ट्रीब्यूशन, टैक्सेबल कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब 7.5 लाख के ओवर, 7.5 लाख के ओवर जितना मिला था ऑन दीज 3 आरपीएफ, एनपीएस एंड सुपर एनुएशन फंड। पढ़ लेते हो, द एनुअल accretion by way of interest, dividend or any other amount of the similar nature during the previous year to the balance of the credit, जितना भी बैलेंस है उसके ऊपर आपको जितना भी इंटरेस्ट मिला in the fund or the scheme referred above to the extent it relates to the contribution which is included in the total income. total income में 7.5 लाख का तो ऐड नहीं किया, बट 7.5 लाख के ऊपर जितना भी था उसको मैंने ऐड कर लिया, तो वो कहता है कि जी उसको भी पर्क मान के टैक्स लगा दिया जाएगा। अदर फ्रिंज बेनिफिट, ये भी सबके हाथ में टैक्सेबल है। पॉइंट नंबर 1, ये तो बहुत कॉमन है जी, सभी देते हैं, इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल। ठीक है, ठीक है, बड़ी बार एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉय के पास ही जाता है, उसको पैसों की जब भी जरूरत पड़ती है पहला बंदा जिसके पास जाता है एम्प्लॉयर के पास जाता है और वो बोलता है कि सर मेरे को 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपया दे दीजिए। और एम्प्लॉयर भी क्या करता है, क्या कहता है कि बस मेरे को ये 5 लाख वापस कर देना, इंटरेस्ट मेरे को आपसे नहीं चाहिए। ठीक है, और बैंक्स में बड़ा कॉमन है, ठीक है, मैंने पहले भी बताया था, आईसीआईसीआई बैंक वाले 1 या 2% के ऊपर देते हैं जी अपने एम्प्लॉइज को। ठीक है, बहुत सारे बैंक्स वाले इस तरह से देते हैं कंसेशन के ऊपर, तो जितना कंसेशन उनको मिल रहा है दैट टू विल बी ट्रैवलिंग और टूरिंग फॉर द हॉलीडे। ठीक है जी, टिकट्स मिल गई आपको, सो दैट इज ऑल्सो पर्क। फूड एंड द बेवरेजेस की फैसिलिटी मिल गई, गिफ्ट्स मिल गई, क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी दे दी, क्लब फैसिलिटी दे दी, यूज ऑफ द मूवेबल एसेट, कंपनी का मोबाइल यूज करते हो, कार यूज करते हो, कंप्यूटर यूज करते हो, ये सब कुछ टैक्सेबल है। सेल ऑफ द मूवेबल एसेट एट द कंसेशनल रेट। ठीक है, फिर कंपनी के एसेट्स पे आपकी नजर रहती है जी। ठीक है, कैसे, एमडी सर की जो गाड़ी है, ठीक है, मर्सिडीज एस क्लास, कितने की है, 1 करोड़ 4 लाख की, आपको बड़ी अच्छी लगती है। ठीक है, और अब उन्होंने चला ली जी 8 साल, कंडीशन बड़ी अच्छी है अभी भी, और आपने कहा कि सर कितने की बेच रहे हो, तो उन्होंने कहा 16 लाख की, आपने कहा मेरे को दे दो। ठीक है, तो आपको उन्होंने 14 लाख में दे दी। ये जो 2 लाख रुपए का आपको बेनिफिट मिला है, कंसेशनल रेट, दैट इज पर्क। ठीक है, बट अगर आपको मार्केट वैल्यू के ऊपर ही दी है, ठीक है, मार्केट में 16 लाख की दे रहे थे थर्ड पार्टी को, स्ट्रेंजर को, और आपको भी 16 लाख की दी, फिर तो काहे का पर्क है। ठीक है, फिर कोई पर्क नहीं है। बट अगर आपको दे रहे हैं और सस्ती में दे रहे हैं, इन दैट केस इट इज अ पर्क। अदर फैसिलिटीज, आई वॉज वेरी एस्टॉनिश्ड, मेरे नोन में सम एक्वेंटेंस, उसने ये गाड़ी खरीदी एस क्लास 2013 मॉडल, 1 करोड़ 4 लाख का, 16 लाख। ठीक है, आई वॉज वेरी एस्टॉनिश्ड कि इन कार्स की, जो ये लग्जरी कार्स हैं, उनकी वैल्यू इतनी कम हो जाती है 6-7 साल में। ठीक है, सो ऑब्जेक्टिव ऑफ द अमेंडमेंट मैंने आपको बता दिया जी, कि जो अल्ट्रा रिच लोग थे, जो अपनी सैलरी पे डिपेंडेंट थे ही नहीं, या जिनकी सैलरी बड़ी हैंडसम अमाउंट की होती थी, वो अपना बहुत मेजर चंक इन 3 फंड्स में डलवा देते थे और वो बच के निकल जाते थे। एक बार जल्दी से पढ़ दूं क्योंकि इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है और कंक्रीट हो जाएगा।
अंडर द एग्जिस्टिंग प्रोविजंस ऑफ द मतलब पहले क्या होता था, द कॉन्ट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर टू द अकाउंट ऑफ द एम्प्लॉय इन द आरपीएफ एक्सीडिंग 12% ऑफ द सैलरी इज टैक्सेबल. फर्दर द अमाउंट ऑफ एनी कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सुपरएनुएशन फंड एक्सीडिंग 1.5 लाख इज treated as a perk in the hands of the employee. Similarly, the assessee followed the deduction under the NPS for the 14% of the salary contributed by the government and 10% for अगर गवर्नमेंट के अलावा कोई और. ये सारे अभी पढ़ेंगे जी हम, ठीक है. अभी मैंने सुपर एनुएशन को भी टच करना है, एनपीएस को भी और आरपीएफ को भी. हाउएवर कहता है कोई कंबाइंड लिमिट नहीं थी इन तीनों को मिलाकर, और इसकी वजह से अनड्यू बेनिफिट ले जाते थे जी एम्प्लॉइज जिनकी सैलरी इनकम बहुत ज्यादा रहती थी. वाइल एन एम्प्लॉय विद लो सैलरी इनकम इज नॉट एबल टू लेट द एम्प्लॉयर, क्योंकि जो उसकी सैलरी बड़ी लो होती थी, जिसको 50,000 में से पूरे 50,000 चाहिए, वो तो बेचारा कुछ कंट्रीब्यूट करवा ही नहीं पाता था अपने एम्प्लॉयर के द्वारा. तो कहते हैं कि जी the employees with the high salary income are able to design their salary package in such a manner क्योंकि large part of their salary is paid by the employer in these three funds. Thus the portion of their salary के ऊपर टैक्स ही नहीं लगता था since it was exempt. ये समझते हैं ट्रिपल ई कॉन्सेप्ट क्या है. ट्रिपल ई कॉन्सेप्ट उसे बोलते हैं जब मैंने पैसे डाले तो मेरे को एग्जम्पशन मिल गई, उस पे जो इंटरेस्ट हर साल मिलता है वो भी एग्जाम्प्ट है, और मेच्योरिटी पे जब पैसा वापस लेकर आया वो भी एग्जाम्प्ट. ठीक है. वन ऑफ दी बेस्ट एग्जांपल इज द प्रोविडेंट फंड. ठीक है. जो ये 15 साल के प्रोविडेंट फंड खुलते हैं, सभी ने खुलवाए होते हैं, मेरा भी खुला हुआ है, आपका भी खुला होना चाहिए. ठीक है. तो जिस दिन मैं इसमें पैसे डलवाता हूं तो मेरे को उसकी एग्जाम्पशन मिलती है, उस पर जो इंटरेस्ट इनकम है उसकी एग्जाम्पशन रहती है हर साल. और जब 15 साल के बाद, 20 साल के बाद, 25 साल के बाद उसको ना एक्सटेंड कर सकते हैं. 15 साल के बाद, 15 साल का मिनिमम लॉक इन रहता है, तो उसको आप एक्सटेंड करवा सकते हैं. तो जिस दिन भी मैं उसमें से पैसा विड्रॉ करूंगा, चाहे वो 50 लाख हो गया, चाहे वो करोड़ रुपया हो गया, दैट विल बी एग्जाम्प्ट. तो इसको बोलते हैं ट्रिपल ई, जो कि तीनों जगह एग्जाम्प्ट होता है. आजकल एक और आई है, एग्जाम्पशन वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा वैसे, डिडक्शंस वाले में, दैट इज एसएसएस, दैट इज सुकन्या समृद्धि स्कीम. ठीक है. जिनकी डॉटर चाइल्ड है, ठीक है, सिर्फ वो करवा सकते हैं. तो और वो कहते हैं ये तीनों स्कीम्स कौन से फंड पे चलती हैं, कौन सी स्कीम पे चलती हैं, ईईई, दैट इज एग्जाम्प्ट. तो वो कहता है, और इसके अंदर कोई अपर कैप थी ही नहीं, तो वो कहता है कि जी, और अब इन्होंने लिमिट डाल दी जी 7.5 लाख की. और ये अमेंडमेंट कब से, सीधा लास्ट लाइन से पढ़ा रहा हूँ जी, 1 अप्रैल 21, मतलब असेसमेंट ईयर 21-22, मतलब प्रीवियस ईयर 20-21 जो कि हमारा है.